ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक नाम जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए आज जानते हैं उसी लड़के की कहानी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सोचिए जरा, एक 12 साल का लड़का, क्या वो एक साम्राज्य की नींव रख सकता है? यही वो सवाल है जो बाबर की कहानी को इतना इतना जबरदस्त बना देता है। आखिर कैसे हुआ ये सब? एक राजकुमार जिसे अपने ही घर से, अपनी जमीन से निकाल दिया गया, वो आखिर एक पूरे साम्राज्य का संस्थापक कैसे बन गया? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य फरगाना। यहीं से एक नौजवान राजकुमार के सफर की शुरुआत हुई, जो साजिशों और संघर्षों से भरी हुई थी। साल 1483 ज़हीरुद्दीन मोहम्मद का जन्म होता है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर आता है साल 1495, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता की अचानक एक दुर्घटना में मौत हो जाती है और सत्ता का सारा बोझ, पूरा का पूरा राजपाट एक छोटे से बच्चे के कंधों पर आ जाता है। और उम्र क्या थी? सिर्फ 12 साल। जी हाँ, सिर्फ 12 साल। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा जिसे एक पूरा राज्य चलाना है, और मुश्किल ये थी कि उसके रिश्तेदार ही उसकी राजगद्दी के दुश्मन बने बैठे थे। उसकी शुरुआती साल तो बस एक ही जुनून में गुजरे, समरकंद, अपने महान पूर्वज तैमूर का शहर। उसे जीतना था और उसने जीता भी, लेकिन फिर हार गया, फिर से जीता और फिर से हार गया। ये एक ऐसा सिलसिला था, एक ऐसा दौर था असफलताओं का, जिसने आखिरकार उसे एक ऐसा राजकुमार बना दिया जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, कोई राज्य नहीं था। अब मध्य एशिया में तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था, तो बाबर ने एक नई दिशा में देखा, दक्षिण की तरफ। और यकीन मानिए, ये वो फैसला था जिसने सिर्फ बाबर की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल के रख दी। देखिए, एक तरफ था मध्य एशिया, जहां उसे बार बार हार मिली, घर से निकाला गया, और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान, जहां उसे एक नई शुरुआत का, एक नया मौका मिला। ये जगह उसके लिए एक नई उम्मीद बनकर आई, एक नई शक्ति का केंद्र। और फिर साल 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी, नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ उसे एक बेस मिला, एक ऐसा मजबूत ठिकाना जहाँ से वो हिंदुस्तान की तरफ अपनी नजरें टिका सका। सही मायनों में कहें तो काबुल ही उसकी आने वाली महानता का लॉन्च पैड बना। तो काबुल में अपनी पकड़ मजबूत हो गई। अब क्या? अब बाबर की नजरें थीं हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत और ताकत पर। और यहीं से शुरू होता है उसकी जिंदगी का वो अध्याय जिसके बारे में सब जानते हैं, पानीपत। साल था 1526, मैदान था पानीपत का। सोचिए, एक तरफ बाबर की मुट्ठी भर सेना, लेकिन जंग के तजुर्बे में माहिर, और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशाल फौज, लाखों सैनिक, सैकड़ों हाथी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने हिंदुस्तान का भविष्य तय कर देना था। तो सवाल ये है कि बाबर जीता कैसे? सिर्फ हिम्मत से नहीं, उसका असली हथियार थी एक रेवोल्यूशनरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, नाम था तुलगुमा। इसमें होता क्या था कि सेना के कुछ हिस्सों को किनारों से घूमकर दुश्मन को पीछे से घेरने के लिए भेजा जाता, और बीच में पहली बार हिंदुस्तान में तोपों और बंदूकों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। जरा सोचिए, तोपों का वो शोर, वो आग। लोदी की सेना ने ऐसा कुछ पहले कभी देखा ही नहीं था। भगदड़ मच गई और इतनी बड़ी सेना घुटनों पर आ गई। पानीपत की ये जीत, ये सिर्फ एक लड़ाई का खात्मा नहीं थी, नहीं, ये तो एक नई शुरुआत थी। एक ऐसे महान मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो भारत में अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक चलने वाला था। लेकिन रुकिए, दिल्ली जीतना तो बस पहली सीढ़ी थी। अभी तो हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करनी थी, और भी बड़ी बड़ी ताकतें थीं जिनसे टकराना था। तो 1527 में खानवा में उसने महान राजपूत शासक राणा सांगा को हराया। फिर चंदेरी और घाघरा में भी जीत हासिल की, और इन जीतों के बाद उत्तर भारत पर उसका शासन पूरी तरह से पक्का हो गया। पर बाबर की कहानी सिर्फ जंग और जीत की कहानी नहीं है, उसकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो तलवार का तो धनी था ही, लेकिन वो कलम का भी उतना ही बड़ा सिपाही था। और यही बात है जो उसे इतिहास के दूसरे विजेताओं से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ एक योद्धा,
एक साम्राज्य का संस्थापक, एक बेहतरीन रणनीतिकार, और दूसरी तरफ एक विद्वान, एक कमाल का लेखक जो प्रकृति को, समाज को बहुत ही गहरी नज़र से देखता और समझता था। और उसकी सबसे बड़ी साहित्यिक देन वो है बाबरनामा, तुज़ुक-ए-बाबरी भी कहते हैं इसे। ये उसकी अपनी आत्मकथा है जो उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी। और ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, नहीं, ये उस जमाने के हिंदुस्तान का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की प्रकृति का एक जीता जागता दस्तावेज है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये किसी राजा की लिखवाई हुई झूठी तारीफों वाली किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें बाबर ने अपनी जीत का जश्न भी मनाया है, तो अपनी हार, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को भी उतनी ही ईमानदारी से माना है। और यही ईमानदारी इसे एक बहुत ही सच्चा और मानवीय दस्तावेज बनाती है। फिर आया साल 1530। सिर्फ 47 साल की उम्र में आगरा में बाबर की मौत हो गई। लेकिन उसकी एक आखिरी ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि उसे काबुल में दफनाया जाए। हाँ, वही काबुल जिसने उसे एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत दी थी। और बाद में उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरा भी किया गया। तो एक ऐसा राजकुमार जिसे देश निकाला मिला, वहां से लेकर एक विशाल साम्राज्य के संस्थापक बनने तक का ये सफर आखिर हमें सिखाता क्या है? बाबर की कहानी ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी की शुरुआती मुश्किलें और नाकामयाबियां आखिर में एक बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बन सकती हैं। बस शर्त यह है कि इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों। ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये अटूट हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है।